हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है साथियों इसको धुआंधार तरीके से बिल्कुल अपने को जारी रखना है। सीईटी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी आ चुकी है साथियों। तो जितने भी साथी ये सीईटी के, मैं प्लीज़ आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको स्नातक स्तर की 10+2 यानी कि 12वीं तक की ये जितने भी आपके अभी देखो आरएस की भी भर्ती निकल चुकी है, लेकिन अभी जो आपका मेन पर्पज है वो सीईटी का फॉर्म भरवाना है, दोनों का दोनों में। तो बिल्कुल अपने जो आज जो प्रश्नोत्तरी रहेंगी वो आपके हिंदी व्याकरण के ऊपर प्रश्नोत्तरी रहेगी। मैं इसके अंदर आपको लगभग 30 क्वेश्चन करवाऊंगा और हर टॉपिक से। आज जो मैं आपको लिया हूँ वर्ण विचार से, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, 4 टॉपिक तो वो हो गए। एक वर्ण विचार 5 ही हो गए और 5 ही आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया या फिर अवयव मान लीजिए। ठीक है, एक शब्द में बोलो तो विकारी या अविकारी। इन्हीं से मैंने आपके क्वेश्चन बनाए हैं, आपके 30 क्वेश्चन है। तो बताइए साथियों, ये जो 30 क्वेश्चन है इनका आपको आंसर देना है। और जो साथी चैनल पर नए हैं उनको क्लास को लाइक करनी है। और हाँ, जो साथी अगर थोड़ी पढ़ना चाहता है तो मैंने थोड़ी भी आराम से पढ़ा रखी है इसी चैनल पर। और रही बात आपके कंटेंट और क्वालिटी की, आप एक पूरा टॉपिक देखना, एक क्लास 20-25 मिनट की वो मत देखना। आप एक पूरा टॉपिक चाहे कोई सा भी देखो, आप संधि देखो, समास देखो, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वर्ती, जितने भी तमाम टॉपिक है वो मैंने आपको यूट्यूब पर करवा रखे हैं, इसी पर प्लेलिस्ट बना रखी है। और जो साथी चैनल पर नए हैं उनको तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी देना है, ठीक है। और सीईटी के अंदर आपकी जो हिंदी की आपको टेंशन नहीं लेनी है। और मैं तो अब आपको ये भी बोल रहा हूँ कि सीईटी को मारो गोली, अब तो सीधा पर्पज कीजिए आपकी पीएसआई पर, आरएस पर, और साथियों आपका सीधा डिप्टी जनरल पर। और आपके ग्रेड जो भी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और पटवार, इनके ऊपर बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। क्योंकि अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो ना तब तो सीईटी आपके लिए नॉर्मल है। और आप अगर सीईटी के लेकर बैठे हो तब तो आप सोच लो कि मेरे को 40% लानी है, तो 40% से आप इन नौकरियों की जो तैयारी कर रहे हो तो आप इनमें नौकरी नहीं लग सकते हो। तो बिल्कुल आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। ये कह रहा है कि किस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है, यानी कि जिसका कंठ भी हो और आपका तालु भी हो। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि किसका उच्चारण जो स्थान है, बिल्कुल बताना है साथियों। आपका कंठ है, देखो पहला कंठ होता है, तालु होता है, मुर्दा होता है, क्या होता है साथियों, आपका मुर्दा होता है, फिर आपका दंत होता है, ठीक है भैया, एक आपका ये होता है, ठीक है साथियों। तो आपको बताना है कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, यहाँ पर मैं आपके ओष्ठ लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको इस तरह से बताया था कि याद रखने के लिए। कैसे बताया था साथियों कि कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है। यानी कि यहाँ पर आपको क रखना है, च रखना है, ट रखना है, त रखना है और आपका पैर रखना। यहाँ पर आपको ए या आ रखना है, फिर आपको यहाँ पर आपके लघु ई या दीर्घ ई रखना है, ठीक है साथियों। फिर आपको ए या आ, ई या ऊ, फिर आपको क्या रखना है साथियों, यहाँ पर खाली रखना है। फिर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, आपका री रखना है, रिटूसा नाम मुर्दा हो जाएगा। फिर आपको दंत्य में आपको कुछ नहीं रखना, उपमध्य मान्य नाम ओष्ठ, यानी कि आपको यहाँ पर लघु ऊ और आपका दीर्घ ऊ रखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आपके ये रे ले लिखना, फिर आपको यहाँ विसर्ग करना है करना। तो ये जो तमाम चीज़ें बताई थी, तो अब आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंठ तालु, तब तक आपने उत्तर दे दिया होगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, हमका है छ, ओ और ए। देखिए साथियों बताइएगा, है काकल्य या अलिजीवा है, तो आपका ये तो नहीं होगा, क्योंकि है का जो उच्चारण होता है साथियों, देखो कंठ भी आता है लेकिन ज़्यादा बेस्ट आपका काकल्य या अलिजीवा ठीक रहेगा। छ यानी कि आपका क चट है, ये आपका तालु हो जाएगा, यानी कि छ तो किस में आ जाएगा, आपका तालु हो जाएगा। लेकिन अपने को पूछ रहा है कि कंठ भी होना चाहिए, आपका तालु भी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ये कह रहा है कि ओ और आई, ठीक है साथियों। अब एक बात बताइए साथियों, यदि आपको ये चीज़ें पता है, यदि ए या आ ये क्या हो, यानी कि ए या आ हो, प्लस से पहले प्लस के बाद में आपकी लघु या दीर्घ, तो क्या हो जाता है साथियों, आपका ए हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आपका ए हो जाता है। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों इसका, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब आपको पता है कि ए का निर्माण कैसे हो रहा है, तब भी आप आराम से उत्तर निकाल पा रहे हो, ठीक है भैया। और आपको नहीं पता है तब भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ए दो तो कंठ तालु होता, ए दो तो कंठ तालु, ए और आई, ठीक है। तो इनका तो होता है आपका कंठ और आपका तालु होता है। और एक होता है साथियों आपका ओ और औ, इनका होता है ओ दो तो कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से इनका उच्चारण हो जाता है, ठीक है। आगे और चर्चा करते हैं साथियों। ये कह रहा है कि स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। अभी जस्ट इसके ऊपर हमने चर्चा की है। ये कह रहा है कि इनका और इनका ए और आई का उच्चारण कैसे होता है। यदि आपको पता है कि इनका निर्माण कैसे होता है, ए या आ हो,
और इनके बाद में क्या हो आपके लघु ई हो या फिर आपका दीर्घ ई हो तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यदि प्लस से पहले आपका आपके ए या आ हो, बाद में आपका ए हो या क्या हो साथियों आपका आई हो तो क्या हो जाता है आपका आई हो जाता है। ठीक है साथियों, ए या आ तो किस में आता है रे भाई, कंठ में आता है। यानी कि आपका जो पहला जो शब्द आना चाहिए वो तो कंठ आना चाहिए, यानी कि ओष्ठ तो आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, दंत भी कट जाएगा, ये कंठ यानी कि या तो ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा। अब आपको पता है कि ई और ई किस में आता है, कंठ है तालु है, तो किस में, देखो यहाँ पर आपके ओष्ठ है ये कट जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। तो कंठ प्लस में तालु से इसका क्या होता है, उच्चारण होता है। ठीक है साथियों, अब आप मुझे बता दोगे कि री का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बता देना। आगे चलिए, 30 क्वेश्चन है साथियों आज आपके लिए। ये कह रहा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, वर्ण, समरूप या आपके ग्रेपिक रूप या शब्द, जल्दी से बताइए साथियों। देखो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भैया, वर्ण होती है। ठीक है साथियों, वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं आपके शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं साथियों आपके वाक्य बनते हैं। ठीक है साथियों, और आप मुझे कमेंट करके बता देना कि अक्षर किसे कहते हैं, हल या हलंत किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, और आप मुझे बताओगे साथियों आपके सिरोरेखा किसे कहते हैं, क्या कहते हैं लाडलों, सिरोरेखा किसे कहते हैं। ठीक है भैया, इन 3 चीजों का आपको कमेंट करके बताना है। देखो रूप नहीं आएगा साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला वो आपका क्या हो जाएगा, समरूप या ग्रेपिक कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, अच्छा एक कमेंट आप मुझे ये भी बता देना साथियों कि मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, और एक आप मुझे बताओगे धातु किसे कहते हैं। इन चीज़ों का आप सभी साथी कमेंट करके बताना कि मात्राएं किसे कहते हैं, हल या हलंत किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, सिरोरेखा किसे कहते हैं। अगर आप इन चीज़ों का मुझे आराम से उत्तर देते हो तब तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है साथियों, और हाँ अभी भी मैं आपके पास बता देता हूं कि हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे सीईटी के अंदर, आरएस के अंदर आपका चौथा पेपर ही हिंदी का होता है, और आपको पीएसए का एक पेपर हिंदी का होगा, डिप्टी जेलर का पेपर एक हिंदी का होगा, लगभग 30 क्वेश्चन आपके पटवार के अंदर इसके आ जाएंगे, और भी जितने भी ग्रेड है रीट है इनके अंदर आपकी हिंदी तो है ही है। यानी कि आप अगर हिंदी एक बार पढ़ लेते हो इसका मतलब आप ना किसी भी पेपर में बैठो आपके मान लीजिए आपके 30% तो एक बार में कवर हो जाएंगे। मान लीजिए 30% नहीं है साथियों तो भी आप इनको अगर छोटा छोटा भी माने तो भी 15% मान लीजिए, 15% मैटर आपका केवल हिंदी से हो रहा है, इसका मतलब ये तो आपके प्लस नंबर हो गए। याद रख लेना, एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया ना तब भी काम हो जाएगा। ये कह रहा है कि किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है। ठीक है साथियों, पहली बात आपको है या नहीं, होगा होगी, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देनी। वाकधन में इस वगीस, सतधन में मार्ग सन्मार्ग, अनु प्लस में छेद अनुच्छेद हो जाएगा, अभिधन में शेक अभिषेक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अभिधन में शेक तो क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो राइट है। अनुधन में छेद तो क्या हो जाएगा साथियों आपका च का आगम हो रहा है, यानी कि स्वर के बाद में क्या हो, छ हो। ठीक है साथियों, और आपके सत धन में मार्ग, यानी कि साथियों आपके क्या हो, आपके क्या चट के बाद में पंचम वर्ण हो तो आपका जो इसका है साथियों आपके प्रथम वर्ग का कौन सा हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। लेकिन जो आपका वाक धन में ईस है क्या होना चाहिए साथियों, आपका वाक धन में क्या होना चाहिए मेरे भाई, ईस होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका वागीस होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, वागीस इसका शुद्ध हो जाएगा, अर्थात अपना जो उत्तर है साथियों वो आपका ए उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी को इसी तरह करना, नहीं आपको कोई आगे पीछे करना है। ठीक है भैया, तो 4 का राइट आंसर क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लघु उ प्लस आपका ए स्वरू का मेल किस शब्द में नहीं हुआ है। यानी कि आपको बताना है मेरे भाई, ये जो आपका छोटा ऊ है और बाद में प्लस में क्या है साथियों आपका ए है, क्या है साथियों आपका प्लस में क्या है मेरे भाई, ए है, और ये पूछ रहा है कि किस में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको अच्छी तरह से नहीं वाली चीज को याद रखना, स्वच्छ, स्वस्ति, स्वेच्छा और आपका मनवंतर। क्या बताना साथियों कि आपका लघु उ और उ का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए साथियों, स्वच्छ के अंदर क्या होगा साथियों आपका सुधन में क्या हो जाता है साथियों आपका अच्छ हो जाता है, या फिर आपका स्वधन में अच्छ होता है, नहीं सुधन में क्या हो जाता है साथियों आपका अच्छ हो जाता है। सुधन में क्या हो जाता है साथियों आपके अस्थि हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों आपके सुधन में अस्थि हो जाता है। स्वधन में इच्छा हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों आपके स्व
धन में इच्छा हो जाता। इच्छा हमेशा कैसी रखनी मेरे भाई, छोटी रखनी। आगे देखिए साथियों हमके मनवंतर, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका मनु प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंतर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि लघु उ प्लस में उ का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। भाई देखो यहाँ पर आपके लघु उ है, ठीक है साथियों, यानी कि ए ऑप्शन में तो हुआ है। देखो आगे देखो स्वस्ति, तो सुधन में अस्ति, यानी कि बी ऑप्शन में भी हुआ है। स्वेच्छा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, आपके स्व लिखा है, न कि क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, सु लिखना चाहिए, अर्थात सही तो आपका स्वधन में इच्छा ही होगा। तो अपना जो आंसर है साथियों 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो मनु उ के अंदर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी मात्रा लगी है, ये क्या है आपका छोटा ऊ है। बाद में देखो ए है, ठीक है साथियों, और यहाँ पर देखो आपके ई है, तो अर्थात यहाँ आपको क्या मिल गया साथियों, आपका उत्तर मिल गया। यानी कि अपन ने एक ऑप्शन को नहीं समझा बल्कि चारों ऑप्शन को समझा है, ताकि अपना उत्तर भी क्या मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनु के अंदर भी आपके पहले लघु ऊ है और बाद में ए है। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इसका राइट आंसर होने वाला। ये कह रहा है कि लगूर्मी में कौन सी संधि है। बहुत ही शानदार, जानदार, मोस्ट और इम्पोर्टेंट उदाहरण है साथियों, बार बार आपके लघुर्मी पूछने वाला उदाहरण है। लघुर्मी, सरयूर्मी, यमुनोर्मी, ये जो क्वेश्चन है साथियों हमके, यमुनोर्मी है, सिंधुर्मी है, लघुर्मी है, वदुत्सा है, वदुष्मा है, भूष्मा है, पुदर्व है, ये जो जितने भी उदाहरण है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये कह रहा है कि वियोग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है। एक बात तो आप अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए साथियों, क्योंकि लघु में मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने ये नहीं कहा था कि ये विसर्ग संधि में आएगा, तो विसर्ग संधि तो मैं काट ही देता हूँ, और वियोग तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि वियोग में मैंने आपको 8-10 उदाहरण ऐसे लिखवा रखे हैं, वो हमेशा वियोग में आते हैं, बाकी दूसरे नहीं आते हैं। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि स्वर संधि होगी या फिर आपके व्यंजन संधि होगी। अरे भाई जब आपको इसमें क्या दिख रही है, मात्रा उ की मात्रा दिख रही है, तब किस में चला जाएगा साथियों, आपका दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा। लघु धन में क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऊर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका लघु धन में ऊर्मी हो जाए। ऊर्मी का मतलब होता है साथियों आपका लहर होता है। क्या होता है भाई, ऊर्मी का मतलब भी यहाँ लिख लीजिए साथियों, क्या होता है, लहर होता है। यानी कि जो छोटी ऊर्मी, यानी कि जो छोटी लहर होती है समुद्री की, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था, आपके लघुर्मी। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है साथियों, इसके अंदर आपके दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है भैया, दीर्घ स्वर संधि है। पहले क्या है, लघु है, बाद में क्या है, लघु है, तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो जल्दी से बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपका दीर्घ स्वर संधि होने वाला है, आपके व्यंजन संधि नहीं होगा। ये कह रहा है कि शोका कुल में समास है। बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके यहाँ से। क्यों बन जाएगा साथियों, क्योंकि ऐसे जो उदाहरण है साथियों, ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस बता के बताया था कि ये क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको नंबर देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये कह रहा है साथियों कि तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास और अव्यय भाव समास। क्या कहना चाहता था कि शोका कुल, यानी कि शोक का कुल या शोक के लिए आकुल, तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों आपके, शोक का कुल या शोक के लिए आकुल। बताइए साथियों, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, क्रमधारय समास है, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास के अंदर आपको 4 बात याद रखनी साथियों, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग शब्द, पुनरावृत्ति, यानी कि शोक के लिए आकुल। यानी कि आकुल किसके लिए है साथियों, आपके शोक के लिए आकुल। शोक के लिए क्या है साथियों, आपके आकुल है। ठीक है साथियों, यानी कि दुख के लिए क्या है साथियों, आपके आकुल है। के लिए किस में आता है साथियों, आपके संप्रदान तत्पुरुष में आता है। किस में आता है साथियों, आपके संप्रदान तत्पुरुष में आता है। क्रमधारय समास में क्या आता है, आपके विशेषण विशेषयुक्त शब्द आते हैं। आगे चलते हैं साथियों, ये कह रहा है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। भाई बता दीजिएगा, बहुत ही शानदार और जानदार उदाहरण साथियों, ये अपने को पूछ रहा है कि जो अकाल पीड़ित है साथियों, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। समास के कितने भेद होते हैं साथियों, आपके 6 भेद होते हैं। पद प्रधानता के आधार पूछ ले तो 4 होते हैं साथियों। ठीक है साथियों, अब ये पूछ रहा है कि क्रमधारय समास, नहीं, क्रमधारय समास की क्या कहता है, क्रमधारय समास अपने ये बताता है कि मेरे अंदर एक तो उपमेय उपमान होगा, एक आपके विशेष्य विशेषण होगा। ठीक है भैया, द्वंद्व समास कहता है कि मेरे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास होता है, और आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, और आपके संहार द्वंद्व समास होता है। ठीक है साथियों, तत्पुरुष समास कहता है कि मेरे 5 भेद होते हैं। ने तत्पुरुष समास,
लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, अलुप्त तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, जब हम आपके लुप्त पद कारक चिन्ह पढ़ते हैं तब कर्ता और संबोधन को छोड़कर पढ़ते हैं। तो राइट आंसर अकाल पीड़ित। अभी आपके पीड़ित होने का माध्यम साधन क्या बता रहा है कि वो पीड़ित किससे, अकाल से पीड़ित है, पत्नी से पीड़ित है, जल से पीड़ित है, दुख से पीड़ित है, या आपके किसी ना किसी चीज से तो वो आपके पीड़ित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अकाल से पीड़ित। तो साथियों आपके बिल्कुल अलग होने का बोध करा है, तो किस में चला जाएगा साथियों आपके अपादान तत्पुरुष समास। किस में चला जाएगा साथियों आपके, सॉरी, साधनीय माध्यम का बोध कराना सबके कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष हो जाएगा। यदि विकल्प में आपके कर्ण तत्पुरुष दे रखा होता है, क्या होता है साथियों आपके, आगे चलिए साथियों, आपके कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, साधन माध्यम का बोध करा रहा। ये कह रहा है कि मुंह तोड़ जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको समास बताना है। जल्दी से बताइए साथियों, आपके तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास। मुझे इतना तो पता है कि मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, मुझे इतना तो पता है कि अव्ययभाव समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका प्रथम पद प्रधान नहीं है, प्रथम पद उपसर्ग नहीं है, और आपके उपसर्ग शब्द नहीं है, पुनरावृत्ति वाले शब्द नहीं है, और आपका प्रथम पद अव्यय नहीं है। यानी कि बी मतलब डी ऑप्शन तो आपका 100% नहीं होगा। और मुझे मुंह तोड़ में आपके संख्यावाची शब्द तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके राइट आंसर या तो क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास या फिर आपका क्रमधारय समास। अब साथियों आपके मुंह तोड़, तो मुंह की विशेषता थोड़ी बता रहा है, तो राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, आपका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका तत्पुरुष हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा मेरे भाई, मुंह को तोड़ने वाला, क्या हो जाएगा साथियों, आपका मुंह को तोड़ने वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा साथियों, आपके मुंह को तोड़ने वाला, कर्ता ने क्रम को, तो क्रम तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्रमधारय समास नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा। ये कह रहा है कि संजोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अब साथियों ये तो आपका बहुत ही अच्छा और शानदार जानदार उदाहरण बन जाएगा। क्यों बन जाएगा साथियों, क्योंकि ये आपको क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है, और मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, संधि बताने वाला हूँ। ये कह रहा है कि संजोग में, यदि साथियों आपको पता हो तो मैंने आपको लिखाया था साथियों, यदि मैं उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए साथियों, आपका ये र ल व आ जाए, या आपका उष्ण व्यंजन आ जाए, कौन कौन से आपके तालव्य मूर्धन्य दंत्य तीनों से और है आ जाए, तो मैं का केवल क्या बनेगा साथियों, आपका केवल क्या बनेगा साथियों, आपका अनुस्वार ही बनता है। क्या बनता है साथियों, आपके अनुस्वार ही बनता है। अर्थात क्या बनेगा साथियों, आपका समधन में क्या हो जाएगा साथियों, आपका बताइएगा जल्दी से, समधन में आपके योग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल प्यारा सा शॉर्ट एंड स्वीट आपका ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये र ल व प्लस में तालव्य मूर्धन्य दंत्य और है, ये जो साथियों आपके तीनों स और है, यदि इनसे पहले क्या हो साथियों, आपके मैं हो, तो ये जो मैं है साथियों, मैं का केवल क्या होता है साथियों, आपके अनुसार होता है। ये मैंने आपको संधि के अंदर नियम भी पढ़ा रखा है। ठीक है भाई, आगे कहते हैं साथियों कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। ठीक है साथियों, अब आपको बताना है कि संस्कृत का है या अंग्रेजी का है या उर्दू फारसी का या हिंदी का है। साथियों मेरे को इतना तो पता है कि जो उपसर्ग होते हैं उनको 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो आपके हिंदी भाषा के उपसर्ग यानी कि तद्भव हो जाएगा, और एक पढ़ते हैं साथियों आपके तत्सम, जिन्हें हम क्या कह देते हैं साथियों, आपके संस्कृत भाषा के उपसर्ग भी कह देते हैं। ठीक है साथियों, और एक कह देते हैं साथियों आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग। ठीक है भैया, जो 3 होते हैं साथियों। हिंदी भाषा के साथियों आपको लगभग मैंने आपको 45 करवा रखे हैं, और साथियों आपके जो संस्कृत के 22 पढ़ा रखे हैं। अंग देखो, विदेशी के अंदर मैं आपको अरबी भी पढ़ा रखा हूँ, और मैं आपको कौन से पढ़ा रखा हूँ, अंग्रेजी भी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है साथियों, ये कह रहा कि जो बुरे का अर्थ देता है वो बद। ठीक है साथियों, उनके बे बा बिला बद कुस एन गेर ना सर हम फी ला दर कम। ठीक है, बहु का न नाना आप, ऐसे भी मैंने आपको कुछ चीजें लिखवा रखी है। ठीक है साथियों, तो ये जो चीजें हैं साथियों, ये जो जितनी भी तमाम चीजें हैं, ये आपके किस में आती है साथियों, आपके बिल्कुल आपके उर्दू फारसी में आ जाती है। ठीक है साथियों, तो अरबी भी आपके दे रखा है साथियों, तो आपके विदेशी में आ ही जाता है साथियों। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा।
ये कह रहा है कि सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब आपको इतना पता होना चाहिए साथियों कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं भाई, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो यह जो आपके सर दन में कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, आपके सरकार है, सरपंच है, सरदार है, सरताज है, सरजमीन है, ये सारे के सारे उदाहरण आपके किसके हो जाएंगे साथियों, आपके इसके हो जाएंगे। उसी प्रकार क्या हो जाता है साथियों, आपके सरपंच है, सरकार है, सरदार है, ठीक है साथियों, ये आपके सरकार भी पूछ रहा है तो सरदार भी हो जाता है। ठीक है साथियों, उस प्रकार आपके सर जमीन हो जाता है। ठीक है साथियों, आपके सरदेश हो जाता है, सरदेश हो जाता है। ठीक है साथियों, ये आपके जितने भी है साथियों, ये आपके सर उपसर्ग वाले हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्थानीय शब्द में जो प्रत्यय, अब आपकी बात आनी चाहिए साथियों कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कि वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, पीछे लग के उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन या प्रभावित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथियों, आपके प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं। ये आपके संधि नियम लागू 1% इनके अंदर लागू नहीं रहता है। ठीक है साथियों, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये चीजें मैंने आपको लिखवा रखी है। ये कह रहा है कि स्थान दन में अनीय, देखिए साथियों, यदि किसी शब्द के अंत में आपको ये अथवा ये की ध्वनि सुनाई दे तो 100% काट देना कि वहां पर ये प्रत्यय होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा साथियों, यदि ये या आपके ये की ध्वनि सुनाई दे तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा साथियों, आपका अनीय प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा साथियों, आपके अनीय प्रत्यय होगा। तो इसके अंदर क्या चाहिए आपको साथियों, ये चाहिए। ये कह रहा है कि स्थान धन में अनीय प्रत्यय जोड़ूं, क्या जोड़ दूं साथियों में, यदि आपके क्या जोड़ दूं साथियों, आपके देखो स्थान, देखो ये कह रहा है कि स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है। देखो नीय प्रत्यय, ईय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, स्थान धन में अनीय, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका स्थानीय हो जाएगा। स्थान धन में अनीय स्थान हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर, स्थान धन में ईय प्रत्यय लगाऊं या फिर आपके अनीय प्रत्यय लगाऊं। ठीक है, 12 का राइट आंसर बताइए, 13 का राइट आंसर बिल्कुल स्थान धन में ईय, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके स्थानीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ईय प्रत्यय है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका हो जाएगा। जैसे सरा प्लस में अनीय हो जाएगा, सराहनीय हो जाएगा, पूज प्लस में अनीय, पूजनीय हो जाएगा। अनीय प्रत्यय, इसके अंदर आपका कौन सा प्रत्यय साथियों, आपका ईय प्रत्यय, याद रख लेना साथियों, आपके कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसके अंदर आपका ईय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कह रहा है कि अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय साथियों, अहमद ने जिसे आबाद किया है, अर्थात अगर आपको क्या पूछ ले बहुवीर्य समास, क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अहमद ने जिसे आबाद किया अर्थात बहुवीर्य समास हो जाएगा। अब आपको बताना कि इसके अंदर आपका प्रत्यय कौन सा है। बिल्कुल साथियों, आपके अहमद धन में क्या हो जाएगा साथियों, आबाद, अहमद धन में क्या हो जाएगा भैया, आबाद हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बताइए, किस शब्द में घार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन पर अगर आपकी पकड़ है, अगर ऐसे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ है तो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही खतरनाक है साथियों। क्या है साथियों, कि यह कह रहा है कि किस शब्द में आपका गार प्रत्यय है। ठीक है साथियों, यादगार, रोजगार, सनानागार, फिर आपका मददगार। ठीक है साथियों, बताइएगा साथियों, याद दन में गार होता है, बिल्कुल होता है सर। रोज दन में गार रोजगार होता है, मदद दन में गार होता है। लेकिन ये जो आपका क्या दे रखा साथियों, आपके क्या दे रखा साथियों, आपके सनानागार, नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, यही आपकी गलती हो जाएगी। यहाँ इसको आप आराम से नोट लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि ये कह रहा है कि स्नान धन में आगार होता है, आगार का मतलब होता है साथियों आपके स्थान। ठीक है साथियों, स्थान धन आपके स्नान धन में आगार, यानी कि जहां पर आपका नहाने का स्थान होता है अर्थात बाथरूम जिसे हम कह देते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका 15 का राइट आंसर सी, बिल्कुल स्नान धन में आगार हो जाएगा। कारा धन में घार, यानी कि कारा प्लस में आगार हो जाएगा। ठीक है साथियों, सभा प्लस में आगार होता है ना कि घार होता है। ये 4-5 उदाहरण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आराम से समझिएगा। देखो ये कह रहा है कि कारागार, देखो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर देता हूँ। ये कह रहा है कारागार होता है, एक कह रहा है आपके सभागार होता है। ठीक है साथियों, एक होता है सभागार, कारागार। ठीक है साथियों, एक होता है सभागार, एक होता है कारागार, एक और मान लेते हैं। देखो कारादन में क्या होगा साथियों, आपके आगार होता है। ठीक है साथियों, क्या होगा साथियों, आपके आगार होता है। ठीक है साथियों, यानी कि सजा के लिए जो स्थान होता है यानी कि जेल होती है। सभा प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, आपके आगार हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभाधन में आगार हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है साथियों, क्या पढ़ा है, देखो सभागार, कारागार, ठीक है, रोजगार, रोज प्लस में गार, उसमें गार प्रत्यय होगा, लेकिन इन दोनों के अंदर कौन सा प्रत्यय साथियों, आपके अगार प्रत्यय है। ठीक है, तो इनको आप आराम से नोट आउट कर लेना, कहीं पर भी आप इनको लिख लेना, अच्छी चीज है साथियों, ये कहीं पर भी आपको पूछ ले, क्योंकि पता है कि इसके अंदर गार प्रत्यय है, लेकिन यहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ठीक है भैया, आगे चलो। ये कह रहा है साथियों आपके अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। भाई अब आपको बतानी है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार से होती है, देखो संज्ञा नहीं होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं आपके, क्या पढ़ते हैं आपको, इनको संज्ञा पढ़ते हैं, नहीं बाबा संज्ञा होता है। क्यों, क्योंकि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, क्योंकि आपका ज और ज से मिलकर क्या होता है साथियों, इसका निर्माण होता है। अब इसके अंदर मेरे को बताइए कहाँ पर आपको घ की ध्वनि आ रही है, या फिर घ वर्ण मैंने कहीं पर लिखा है तो बताइएगा, नहीं लिखा है ना तो इस प्रकार आपको बताना। यानी कि वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध करवाई, वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है साथियों, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, अर्थात ऐसे एक वचन में जिसका प्रयोग है जिसका बहुवचन बन जाए, वो आपकी ऑटोमेटिक जातिवाचक में चली जाती है। ठीक है साथियों, ये करा कि नदी, अब भाई नदी तो बहुत सारी हो सकती है, अर्थात ये पहला ही ऑप्शन आपको क्या मिल गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका नदी। तो राइट आंसर 16 का तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। काशी, अब काशी साथियों आपके एक है, काशी वाराणसी, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ममता क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। दासत्व, दास प्लस में त्व प्रत्यय क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल भाव हो जाएगा। ठीक है साथियों, दास, दास तो जाति हो जाएगी, लेकिन दासत्व क्या हो जाएगा, आपके भाव हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा शब्द युक्त, यानी कि भाववाचक संज्ञा बतानी है। मोहन, देखो मोहन तो क्या हो जाएगी साथियों आपके, जाति हो जाएगी। मोहन तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, जाति हो जाएगी। देखो एक मिनट, सॉरी, मोहन तो क्या हो जाएगा आपके, व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना। मोहन तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन लड़का तो क्या होगी, पूरी जाति हो गई ना भैया। देखो गंगा, अब गंगा तो क्या साथियों आपकी एक है तो जातिवाचक हो जाएगी। जयपुर भी क्या साथियों आपकी एक है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखो अब देखो पहाड़, पहाड़ तो साथियों के बहुत है तो क्या हो जाएगा साथियों आपके, जातिवाचक हो जाएगा। जैसे अरावली पहाड़ है, विंध्याचल पहाड़, सतपुड़ा, ठीक है, अरावली है, हिमालय है, ये सारे। ठीक है, नदी, अब साथियों आपकी नदी भी बहुत सारी है, जैसे गंगा, यमुना, लूनी है, कावेरी है, चंबल है, बनास है, ये हो जाएगा। लेकिन बचपन, बचपन क्या है साथियों आपका, भाव है। बच्चा क्या है साथियों आपकी, जाति है। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा, आपके बचपन हो जाएगा। क्योंकि साथियों आपके बच्चा से क्या बना है साथियों आपके, बच्चा धन में पन प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर लिख देता हूँ योग्यता। अब देखो साथियों आपके योग्य आदमी, योग्य क्या है साथियों आपके विशेषण, योग्य प्लस में ता प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है साथियों आपकी, योग्यता हो जाता है, योग्य आदमी। लेकिन मैं यदि योग्यता, योग्यता क्या हो जाएगा साथियों के, भाव हो जाएगा। अर्थात इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा साथियों आपका, 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साथियों, मेरा केवल पर्पज ये नहीं है कि एक ऑप्शन देखा इसका राइट आंसर सी होगा, बस आगे बढ़ दिया, नहीं, सारों का सारों में जब बताऊंगा ना, तब आपकी जो चीज़ें आपने अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है तब भी आप उस चीज़ में आपका पूरा कमाल कर जाओगे। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब राइट आंसर तो आप आराम से दे ही पावा, दे दोगे इसका, लेकिन इसके बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में आराम से सुन लीजिएगा। आपको इसके अंदर आपको नंबर देने वाले में आपको बात बता देता हूँ। ठीक है, ये कहता है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी रूप, रंग, आकार, अवस्था का बोध करवाए, वही शब्द आपके बिल्कुल क्या कहलाते हैं, भाव का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, आपके भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात देखो अब मैं आपको एक नोट लगाने वाली बात बता रहा हूँ साथियों, कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। किस किस का साथियों, विशेषण और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे हम इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो ये किस में चली जाती है, आपके जातिवाचक में चली जाती है। जैसे कि हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए साथियों, अपनों से बड़ों का, तो बड़ों का क्या करना चाहिए था, आदर करना चाहिए। तो साथियों आपके बड़ों का तो किस में चली जाएगी साथियों, की जातिवाचक में चली जाएगी। आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है, चोरी नहीं, चोरियां बहुत हो रही है। ठीक है साथियों, आज से हम बिल्कुल पढ़ाई आराम से करेंगे। ठीक है साथियों, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, हिमालय। हिमालय तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जातिवाचक हो जाएगा। देखो गाय, गाय भी क्या है साथियों आपके, जातिवाचक है, ध्यान रख लेना, गाय भी जाति। अगर यहाँ पे पूछते थे काली गाय या गिर गाय या राठी गाय, तब तो किस में चली जाती है साथियों की, व्यक्तिवाचक में चली। होली, अब भाई होली भी एक आती है तो किस में चली जाएगी साथियों आपके, व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि साथियों
और एक आपको चीज़, मैं आपको बहुत शानदार चीज़ बताने वाला हूँ साथियों। देखो, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है साथियों, ये क्या होती है साथियों, उनकी अर्थहीन होती है। और क्या होती है साथियों, आपके अनंत होती है। क्या होती है साथियों, आपकी अर्थहीन होती है और अनंत होती है। और जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है और शांत होती है। ये चीज़ भी आपको मैं नोट आउट करके लिखा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी साथियों। देखो, ये कह रहा है कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वाक्य में सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहने की बात है कि साथियों आपको बताना है कि ये जो कुछ है ये किस सर्वनाम में आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अरे भाई, मेरे को पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये आते हैं। और साथियों आपके किस में आता है साथियों, आपके उत्तम पुरुष, तो ये आ गया, ठीक है साथियों। मध्यम पुरुष में आता है कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, देखो, तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको और आप। इनका प्रयोग होता है साथियों आपके किस में होता है मेरे भाई, मध्यम पुरुष में होता है। इसके बाद में साथियों बताइए साथियों आपके अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में होता है साथियों आपके यह, वह, ये, वे, आप सब। इन शब्दों का प्रयोग किस में होता है साथियों, आपके अन्य पुरुष में हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहता है साथियों कि इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, स्वयं आता है, निज भी आता है, आप भी आता है, स्वतः भी आता है। क्या आता है साथियों, आपके स्वतः भी आता है, ठीक है साथियों। निज आता है, स्वयं आता है, आप आता है, और साथियों आपके खुद भी आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, खुद भी आ जाता है। यानी कि मेरे को 2 ऑप्शन तो कट ही गए इसके। अब बचा है साथियों आपके निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द, अब निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा बता रहा हूँ और इसके शब्द बता रहा हूँ। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु अथवा स्थान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं साथियों, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं साथियों, आपके यह है, वह, ये, वे आते हैं। कौन कौन से आते हैं साथियों, आपके यह, ये, वे आते हैं, ठीक है भैया। अब बात करते हैं साथियों आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये 4 शब्द याद रख लोगे ना तब भी आपकी लीला लग जाएगी, ठीक है साथियों। ये कहता है कि कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ठीक है साथियों। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, तो ये रहा कुछ, ये रहा कुछ, यानी कि राइट आंसर तो क्या हो जाएगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है भैया। अब इतना डिटेल से बताने का मतलब ये है कि इसमें आपको मैंने पुरुषवाचक भी पढ़ा दिया है, निजवाचक भी पढ़ा दिया है, अनिश्चयवाचक भी पढ़ा दिया, निश्चयवाचक भी पढ़ा दिया। यानी कि मैंने आपको एक ही प्रश्न के अंदर कितने सर्वनाम पढ़ा दिए, 4 सर्वनाम पढ़ा दिए, ठीक है साथियों। व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो तो किस में आ जाते हैं साथियों, आपके निजवाचक में आ जाते हैं। और व्यक्ति यदि स्वयं के लिए प्रयोग करेगा, अर्थात वक्ता यानी कि उत्तम पुरुष, यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि मध्यम पुरुष, और यदि दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें तो वो आपके अन्य पुरुष हो जाएगा। और साथियों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए अनिश्चय का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये भी आपको बता दी मैंने। ये कह रहा है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। देखिए साथियों, कौन आया, कब आया, कैसे, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसने, क्यों, कितना, किस लिए, ये जितने भी शब्द है साथियों ये किस में आते हैं साथियों, आपके किस में आते हैं साथियों, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। किस में आते हैं साथियों, आपके प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध था। कौन आया, क्या आया, किसने आया, ठीक है साथियों। कौन आया, क्या आया, ठीक है। देखो, जो, कोई, वह, जिनका, जो, कितना, जिन्होंने, उन पर, उसको बताना है कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग उसमें हुआ साथियों। देखो साथियों, यदि आपको पता है कि जो आया, आया, कोई का मतलब तो अनिश्चित हो जाएगा, कोई, कुछ, किसी, की नहीं हो जाएगा। यानी कि कोई आने से, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है साथियों कि कोई आने से साथियों कि कोई आया, तो कोई क्या हो जाएगा साथियों, आपका अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके संबंधवाचक बता रहा भाई, तो यानी कि बी ऑप्शन भी कट गया तो सी ऑप्शन भी कट गया।
उन पर जिसको, जिन्होंने, उन्होंने, जिसको, जिन्होंने मुझे बुलाया है, जिन्होंने, किन्होंने, जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो ये किसका प्रयोग हो रहा है साथियों, आपके यहाँ पर आपके उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास जा रहा हूँ। बात करता मैं, उन पर दया करो। किस पर दया करो साथियों, की उन पर दया करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि उन पर दया करो, तो यानी कि ये किसका प्रयोग हो जाएगा साथियों, आपके अन्य पुरुष में आ जाएगा। उसको यहाँ भेजो, आपको कह रहा हूँ कि उसको यहाँ भेजो, तो ये किसका प्रयोग हो जाएगा साथियों, उसको, तो अन्य पुरुष का हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके अंदर राइट क्या हो जाएगा साथियों, कौन है, कब, देखो कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितना, किसका, यानी कि क्या क्या आ रहा है, सभी में क्या क्या आ रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या साथियों आपका ए हो जाएगा। अब भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है साथियों, तो एक बार आप आराम से थोड़ी पढ़ लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इतना समझाने के बाद में भी अगर आपको यहाँ अगर डाउट है, तो साथियों कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाएगा। व्यक्ति वस्तु याद रखना, व्यक्ति नहीं आएगा, कि वे शब्द जिसका प्रयोग किसी वस्तु अथवा स्थान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्थात अनिश्चय की बात कर रहा है, याद रखना, याद रख लेना, अनिश्चय की बात कर रहा है, तब तो यहाँ क्या आ जाएगा, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो। अगर यहाँ पर आपके निश्चयवाचक सर्वनाम दे रखा होता, तब हम यहाँ पर क्या नहीं करते, व्यक्ति नहीं करते। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, आपके कौन कौन से शब्द आएंगे, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये शब्द आ जाएंगे ना, तब समझ लेना कि आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो राइट आंसर तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है साथियों, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। एक बार देख लेते हैं, इसमें कोई शब्द नहीं मिल रहा। हम खुद ही इधर आ गए, तुम कॉलेज कब जाओगे, ये तो प्रश्न का बोध करवा रहा है, यानी कि अपने को पूछ रहा है कि अनिश्चय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका ए राइट आंसर होने वाला। आगे बताइए साथियों कि वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि, क्या कह रहा हूं आपको, कि वह नौकर नहीं आया। क्या कह रहा है साथियों, कि वह नौकर नहीं आया। अब आपको बताना है कि वह कौन सा विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और उसकी विशेषता का बोध करवा देते हैं, और उस संज्ञा या से पहले होते हैं जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि वे विशेषण शब्द जो किसी रंग, रूप, अवस्था, आकार इत्यादि के द्वारा बोध करवाते हैं साथियों, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, वो आपके संख्यावाचक, और वही शब्द यदि आपके किसी निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाए, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपको, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि संख्या नहीं है तो ये भी नहीं होगा, मात्रा नहीं है तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फंसे हैं आपके गुणवाचक में, वह नौकर नहीं है। अब नौकर का थोड़ी गुण बता रहा था, यानी कि बी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब ये कह रहा है कि सर्वनामी विशेषण होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि वह नौकर नहीं आया। अब ये वह शब्द आपके नहीं आया के लिए नहीं आया, ये शब्द आपके किसके लिए आया साथियों, आपके नौकर के लिए आया, और नौकर वह शब्द के जस्ट बाद में आया, अर्थात क्या हो जाएगा साथियों, आपके सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर 22 का क्या होने वाला मेरे भाई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखो साथियों अगला क्वेश्चन, बिल्कुल देखो, ये कह रहा है कि गीला, जो साथियों आपका गीला है, यानी कि जो भीग जाते हैं ना उसके लिए है। ये कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। अब भाई गीला कोई संख्या नहीं है, तो यह तो ऑप्शन में आपका कौन सा कट जाएगा, सी कट जाएगा। अब सार्वनामिक विशेषण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द ही जब एक है तो सार्वनामिक विशेषण तो होने से आ रहा ही साथियों। अब मैं कहता है कि यह तिवाल, या मान लीजिए कि यह तौलिया गीला है, तब तो मान लीजिए साथियों कि यह तौलिया, यह गीला तौलिया है, तब तो साथियों आपका कौन सा हो जाता है साथियों, की सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अर्थात एक ही तो बचा है कि रंग, रूप, अवस्था, स्पर्श, गंध, महक, ये सारे के सारे किस में आते हैं साथियों, आपके किस में आते हैं, गुणवाचक आपके विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है भैया, बात कर लेते हैं आगे। ये कह रहा है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। जो आपके ऋषि महात्मा है उन्होंने अपने लिए क्या है, एक प्रसंग गाय खोल रखी है, मतलब डेयरी खोल रखी है गाय के लिए। ये कह रहा है कि ऋषि की गाय है वो बहुत दूध देती है। अब भाई दूध कितना देती है मेरे भाई, बहुत देती है। अब ये कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का उदाहरण है।
अब बात कर लेते हैं साथियों पूरे के पूरे विशेषण की। आराम से गौर से सुनिएगा, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको खोल कर रख रहा हूँ। यदि किसी संख्या निश्चित दे रखी हो तब तो वहां पर आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। देखो यहाँ पर आपके गुण तो नहीं है, यानी कि कहने का मतलब आपको देखो मैं पूरा बताता हूँ गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। यानी कि ये ऑप्शन है, ये सारे के सारे मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। ये पहला ऑप्शन आपका गुणवाचक संख्या विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी रंग, रूप, अवस्था, आकार, स्वभाव इत्यादि के द्वारा विशेषता का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि राधा लाल साड़ी पहनी है, मनोज के पास काला कुत्ता है, राम के पास सफेद धोती है, अनीता के पास मोटी किताब है। अब ये सारे के सारे गुण बता रहे हैं कि उसका क्या गुण क्या है। ठीक है साथियों, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का बोध करवाए वो क्या कहलाते हैं, आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर आपके निश्चित संख्यावाचक में आप सभी को बताया कि गणना, क्रम, आवर्ती, समूह और समुदाय होता है। गणना के अंदर आप सभी को बताया कि मैंने बताया था पूर्णांक और अपूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब आपके 1 2 3 होता है, अपूर्णांक का मतलब आपके 1.5 है, 2.5 है, स्वा है, पाव है, ये सारी चीजें आ जाती है। अब आपके सार्वनामिक विशेषण यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा की मात्रा उस संज्ञा की विशेषता का बोध करवा दे वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और इसके अंदर आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर आपका अंतिम जो ऑप्शन बच जाता है, यानी कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और आपका सी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं साथियों की परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की शर्त होती है कि इसके अंदर आपके क्या हो साथियों, आपकी मात्रा का बोध करवाने वाले शब्द आ जाए। मात्रा शब्द आते ही साथियों आपकी 3 चीज बाहर निकलती है। कौन कौन सी निकलती है, एक तो आपके नाप हो, माप हो और साथियों आपके तोल हो। क्या है साथियों, आपके नाप हो, माप हो, तोल हो। अब भाई आपके बहुत दूध देती है, मैंने आपको लिखाया था साथियों के थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, अनेक, तमाम, सकल, ये चीजें मैंने आपको लिखाई थी साथियों के थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा। ठीक है साथियों, के थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा, ये चीजें मैंने आपको लिखाई थी। नहीं लिखाई थी तो मैं आपको 100% लिखाई थी साथियों। मैंने लिखाया था साथियों के थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, 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 जरा सा। ठीक है साथियों, ये चीज़ें मैंने आपको लिखाई थी। और ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बहुत लिखाया था और ये पूछ ही आपको बहुत रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर होने वाला। इतना समझाने के बाद में भी नहीं आया है तो विशेषण का टॉपिक आप आराम से जाकर देख लेना। वह पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, लेकिन आपको नहीं सोचना साथियों, ये तो केवल वाक्य है, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइएगा साथियों। आपके अब पढ़कर यदि किस वाक्य में कर या करके जुड़ा हो, मैंने आपको एक ही बात बताई थी साथियों। क्या हो साथियों, यदि किसी वाक्य में 2 क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो, अर्थात जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो और जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और जो क्रिया बाद में संपन्न होती है उसे हम पश्चकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है साथियों, तो जो क्रिया पहले होगी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अर्थात अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि पहले पढ़ना है फिर क्या है, करना है। ठीक है साथियों, क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, का ए हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया इसके अंदर देखो साथियों, बात यहाँ पर आपकी यदि रचना या प्रयोग के आधार पर कर रहा है तो 8 प्रकार से होगी, काल के आधार पर करे तो साथियों 3 होगी और साथियों यदि क्रम के आधार पर करे तो 2 होगी। ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें लिखवा रखी है। ये कह रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। अब भाई साथियों मैंने आपको बताई थी साथियों, यानी कि यहाँ पर बात क्या कर रहा है साथियों की, एक करता, देखिए बच्चा दूध पीकर सो गया, पहले तो क्या पीता है, दूध पीता है, बाद में क्या है, सोता है। यानी कि पहले करता पीने की क्रिया संपन्न कर रहा है और फिर सोने की क्रिया को जारी रख रहा है। तो यानी कि यदि किसी वाक्य में 2 क्रिया एक साथ प्रयुक्त की जाती है और जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और जो बाद में क्रिया संपन्न होती है साथियों उसे हम पश्चकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है साथियों, तो क्या कहने का मतलब, आपकी पूर्वकालिक क्रिया और आपके पश्चकालिक क्रिया। यदि आपको पूर्वकालिक पूछा है तो पूर्व कर देना और बाद वाली पूछे तो पश्चकालिक कर देना। ये कह रहा है कि पहली क्रिया को क्या कहेंगे, भाई पहली क्रिया को तो हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जब अन्य क्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। नाम बोधक क्रिया, ये आपके नाम धातु क्रिया होता है तब ठीक रहता है। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है, आपके नाम धातु क्रिया कहलाती है।
भूतकालिक क्रिया, जो क्रिया आपके घटित हो चुकी है। और भूतकालिक क्रिया को हम 6 भेद पढ़ते हैं। देखो आपके क्या हो जाती है, सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, संभाव्य भूतकालिक क्रिया, और साथियों लास्ट हो जाता है साथियों आपके कौन सी हो जाती है साथियों, आपके हेतुमद भूतकालिक क्रिया। ये आपके 6 भेद हो जाएंगे। यानी कि टॉपिक कहीं से भी हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% फंसेगा, मैं आपको ये पूरा वादा दिलाता हूँ। 50 क्वेश्चन करने का मेरा वादा है साथियों, मैं 50 क्वेश्चन तक इस प्रश्नोत्तरी को ले जाऊंगा। लेकिन फिर अगर 50 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, समझाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को या तो आपकी 30 कर दूंगा या 35 कर दूंगा। लेकिन आज जो अपने क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है। और मेरा ऐसा मानना है साथियों कि ये जो 40-45 की मिनट क्लास है साथियों, इसके अंदर नहीं तो मैंने एक भी मिनट बोलना रुकना बंद किया है, एक सेकंड भी नहीं रुका। हर क्वेश्चन की मैंने पूरी की पूरी विशेषता आपको बताई है, चारों के चारों ऑप्शन का मैंने बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। केवल आप तो क्लास को लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी मत रखना साथियों। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर उतनी मेहनत आप कर लोगे साथियों तो बेड़ा पार है। देखो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है, भोजन, मिठाई, सजना और संस्कार। अब देखिए साथियों, क्रिया यदि किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है, वो क्रिया कौन सी होती है साथियों, ना होती है। अब मेरे को ना ही केवल एक ही दिख रहा है, कौन सा साथियों, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है। ये कह रहा है साथियों कि ऐसा लगा कि मानो कि क्या फटा हो, आपके बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है। यानी कि जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके अवयव कहलाते हैं। स्वरूप बोधक, अब ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं साथियों। उद्देश्य बोधक, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं। लेकिन साथियों इसका मतलब ये नहीं कि सारे नहीं पढ़ाई, लेकिन आपको जब ऐसी चीजें आ जाए तो ऐसा लगा कि मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक, कारण बोधक। ऐसा लगा अब बताइए साथियों, ऐसा लगा कि बम फटा हो, तो अब आपको दिमाग लगाना कि कौन सा इसके अंदर हो सकता है। अब मैंने नहीं पढ़ाया, मान लीजिए ये कह रहा है कि स्वरूप बोधक होता है, और आपका उद्देश्य बोधक होता है, संकेत बोधक होता है, कारण बोधक होता है। 28 का राइट आंसर कौन जल्दी बताएगा साथियों, आपका बिल्कुल बताइए। बिल्कुल स्वरूप। स्वरूप का मतलब मुझे ऐसा लगा, यानी कि मैंने एक ऐसा छवि बनाई या मैंने ऐसा एक चित्रण देखा, तो मैंने स्वरूप बनाया, तभी तो मेरे को लगा कि ऐसा लगा यार कि बम फटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई, ए हो जाएगा। अरे भाई उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब सोचना, मेरा ये उद्देश्य है, मतलब कि इसका मतलब उद्देश्य यानी कि आप आगे क्या करोगे उसके बारे में बता रहा। संकेत, मुझे ऐसा लगा होगा कि वहां बम फटा होगा कि संकेत दे रहा। ठीक है साथियों, कारण आपका आप खुद जानते हो, छोटा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब आपको जहां पर भी परिमाणवाचक विशेषण दिखे, कितना से प्रश्न कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अनंत, और क्या हो जाएगा साथियों, आपका अत्यंत हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपका वह क्षण भर में मिटने वाला है। कैसे मिटने वाला है, क्षण भर में मिलना है। वह निसंदेह है, बहुत ही अच्छा आदमी है। अन्यत्र, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका अन्यत्र। ठीक है साथियों, अत्यंत हो जाएगा। ठीक है साथियों, वह अत्यंत परिश्रम करता है। कितना परिश्रम करता है साथियों, अत्यंत परिश्रम करता है। ठीक है साथियों, अति धन में अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका, आपकी यदि संधि करना चाहे तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका अति धन में अंत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अब बता दीजिएगा साथियों, आपके अथवा जो शब्द है साथियों, ये व्याकरण की दृष्टि से किस में आता है। यदि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तब आप भी घबराना मत। ये कह रहा है कि संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है और अवयव है। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको अवयव बताया था साथियों, और अवयव में भी पूछ ले तो किस में करोगे, आपके समुच्चय बोधक में हो जाएगा। और किंतु परंतु लेकिन अथवा मानो ताकि, इसलिए ये सारे के सारे तमाम क्वेश्चन आपके साथियों आपके 10-12 टॉपिक से करवा दिए साथियों। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ये जो क्लास है साथियों आपको बहुत अच्छी लगी होगी साथियों। तो क्लास को लाइक और शेयर करने में कोई कमी मत रखना साथियों। मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके बताना कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।